हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण आपने पढ़ा होगा बहुत कठिन तरीके से। ठीक है, एक सरल तरीका शिक्षण का क्या होता है इसमें बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण होता क्या है। देखिए, शिक्षण में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है, जिसके बीच में ये प्रक्रिया चलती है शिक्षण की। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं, ये कोई अधिक अनुभवी व्यक्ति है, अधिक अनुभवी व्यक्ति है ये। ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा कम अनुभवी व्यक्ति है, ये कम अनुभवी व्यक्ति है, इसे कम अनुभव है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच जो प्रक्रिया चलती है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम शामिल होता है। ठीक है, टीएलएम बहुत बड़ी भूमिका होती है टीएलएम की, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है सहायक सामग्री क्या यूज की है, सहायक सामग्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर हुआ होगा कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को कुछ ज्ञान देना, कुछ बातें बताना, कुछ जानकारी देना या विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारा शिक्षण कहलाता है। क्लियर हुई बात। अब ये होता क्या है, मान लीजिएगा ये समाज है। ठीक है, ये कोई समाज है और ये हमारा विद्यालय है। ठीक है, और विद्यालय में ये कोई क्लासरूम है, कक्षा है। ठीक है, ये हमारा क्लास है, कक्षा है, ये विद्यालय है और ये हमारा समाज है। ठीक है, विद्यालय समाज का एक अंग है। हम जानते हैं विद्यालय समाज का एक अंग है। ये समाज है और ये समाज के अंदर क्या है, एक विद्यालय है, एक समाज का एक अंग है जिसे हम विद्यालय कहते हैं। ठीक, अब विद्यालय के अंदर एक कक्षा है। ठीक, इस कक्षा में जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें बीओ स्मिथ ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। शिक्षण क्या है, अधिगम को प्रेरित करने वाली। अधिगम का मतलब है हम कोई चीज़ सीखते हैं। अधिगम जब हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब वो भी किस प्रकार का परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन। ठीक है, हमने आपको दोनों बताए थे, स्थायी और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। स्थायी परिवर्तन में हमने 3 बातें बताई थी, आपको याद होंगी। पहला अनुभव, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा अभ्यास। ठीक है ना, अनुभव, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा अभ्यास। ये 3 बिंदु, 3 बातें अधिगम में यानी कि हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं और इसी को हम अधिगम कहते हैं। तो स्मिथ ने जो परिभाषा दी कि शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। तो अधिगम को प्रेरित करने वाली यानी कि हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करने वाली एक पद्धति है। ठीक है, शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। स्मिथ की एक दूसरी परिभाषा आती है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। इनका जो दूसरा कथन है वो है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। बिना उद्देश्य के शिक्षण संभव नहीं है। एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसके तहत सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये बीओ स्मिथ की 2 परिभाषाएं हैं। इसी के साथ एक रायवर्न ने परिभाषा दी है कि शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं। एक रायवर्न याद आए होंगे, आगे बताएंगे कि शिक्षा जो त्रिमुखी प्रक्रिया है उसमें जॉन डेवी और रायवर्न का नाम आता है। ठीक है, तो रायवर्न की एक परिभाषा है इनकी कि शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं, शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं
शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं जो बालक को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को जो बालक को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। बात क्लियर हो गई। शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं, ठीक है, किसके बीच संबंध हैं? बालक और शिक्षक के बीच। यानी शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध है जो बालक को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। किसकी? बालक की, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं अंतर्निहित होता है। बच्चा एक जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। इन जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा हम कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? एक शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो शिक्षण, जो रायवर ने परिभाषा दी कि शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध है जो बालक को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका शिक्षण क्लियर हो गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं फिर। शिक्षण का अर्थ, ठीक है। शिक्षण का अर्थ जैसे हम दो प्रकार से लेते हैं। अगर हम संकुचित अर्थ में देखते हैं, संकुचित अर्थ में हम देखते हैं तो क्या होता है? ये विद्यालयी शिक्षण से हम मतलब इसका निकालते हैं। विद्यालयी शिक्षण। अगर हम संकुचित अर्थ में इसका मतलब निकालते हैं तो विद्यालयी शिक्षण है। और अगर हम जाते हैं इसके व्यापक अर्थ में तो अगर हम व्यापक अर्थ देखते हैं तो आता है सर्वांगीण विकास, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है, वो किसी प्रकार से हो, साधन एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। सर्वांगीण विकास का साधन हम कह सकते हैं। सर्वांगीण विकास का साधन तथा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया। क्लियर हुआ? शिक्षण का अर्थ अगर हम स्पष्ट करेंगे तो पहला हो गया संकुचित अर्थ में हम क्या है? विद्यालयी शिक्षण, जिसमें अभी हमने बताया था कि टीचर है और टीचर के माध्यम से एक बालक को शिक्षित किया जाता है या उसे कुछ ज्ञान दिया जाता है या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। उसमें कुछ TLM है जिसका हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा विद्यालयी शिक्षण के अंतर्गत आता है और ये इसके संकुचित अर्थ में आता है। दूसरी चीज़ है इसका व्यापक अर्थ है कि सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षण है हमारा वो क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है और एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये शिक्षण का अर्थ हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत क्या आता है? आपको शिक्षा में पढ़ा होगा कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है। तो अगर हम शिक्षण की बात करते हैं और इसे हम मानते हैं द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, दोमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। किसने कहा था कि शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है? तो ये कहा था एडम्स ने। एडम्स का नाम आता है कि शिक्षा एक द्विमुखी
प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण भी अगर हम द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया में कौन मानते हैं, एक टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, एक कहता है या बोलता है और दूसरा सुनता है। ठीक है, एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, तो दो लोगों के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, एडम्स और इसका समर्थन करने वाले थे रॉस। दोनों नाम आप याद रखेंगे। द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, एडम्स ने, और समर्थन किया था रॉस। तो दो लोग आते हैं द्विमुखी प्रक्रिया में, एक एडम्स और दूसरे रॉस। अब अगर हम त्रिमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं या त्रिध्रुवी प्रक्रिया की बात करते हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया, इसमें किसका नाम आता है, इसमें नाम आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था। ठीक है, और इसका समर्थन किया था रायबर्न। तो आप ये दो नाम याद जरूर रखेंगे, रायबर्न। ठीक है, रायबर्न ने और जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या है, एक बाई इसमें दो चीज़ें थी और इसमें तीन चीज़ें हैं, एक टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, और तीसरी जो चीज़ मिली है वो है करिकुलम या पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। क्लियर हो गई बात। एक शिक्षक है, ये शिक्षक है, ठीक है, और दूसरा ये बालक है या शिक्षार्थी है, और तीसरा इसमें पाठ्यक्रम मिला दिया। क्योंकि इनका मानना था अगर द्विमुखी प्रक्रिया है तो भाई ये दोनों चीज़ें लोग बात करेंगे, लेकिन बात किस टॉपिक पे करेंगे, वो हमारा विषय क्या होगा जिस पर बात की जाएगी। तो इनका मानना है कि वो विषय होगा हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है, अब इसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, तीसरा पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। अब आगे आता है शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, ठीक है, हम बात करते हैं शिक्षण के चर। ठीक है, तो नाम आता है स्मिथ का, स्मिथ, B.O. स्मिथ। अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी इनकी, तो नाम आता है B.O. स्मिथ का। स्मिथ ने शिक्षण के 3 चर बताए हैं। कितने चर बताए? 3 चर। ठीक है, अब वो 3 चर कौन कौन से हैं हम बात कर लेते हैं उन पे। 3 चर बताए हैं। पहला चर है हमारा स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। पहला चर है हमारा स्वतंत्र चर। ठीक है, दूसरा चर है हमारा आश्रित चर, आश्रित चर, और तीसरा चर है हमारा मध्य चर या हस्तक्षेप चर, हस्तक्षेप चर। ठीक है, अब हम तीनों की बात कर रहे हैं। जो स्मिथ ने बताए हैं वो शिक्षण के 3 चर बताए हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, तीसरा है हस्तक्षेप चर, या इसी को हम कहते हैं मध्यस्थ चर या मध्य चर, मध्यस्थ चर इसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन होता है? देखो, स्मिथ क्या थे? एक आदर्शवादी थे, और आदर्शवाद के अनुसार जो स्वतंत्र चर है वो कौन है? यहाँ पर स्वतंत्र चर आएगा शिक्षक। स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक है। क्यों है? क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह एक शिक्षक के अनुसार ही चलता है। शिक्षक ही पूरी व्यवस्था करता है सीखने की, क्या कहाँ सीखा जाएगा, क्या सीखा जाएगा और कैसे सीखा जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया कौन करता है? शिक्षक। क्या करता है? क्या सीखा जाएगा, क्या सीखा जाएगा, पहली बात। दूसरी, कहाँ सीखा जाएगा, कहाँ सीखा जाएगा, और कैसे सीखा जाएगा, कैसे सीखा जाएगा। कहने का मतलब है कहाँ सीखा जाएगा और कैसे सीखा जाएगा और क्या सीखा जाएगा, ये पूरी व्यवस्था कौन करता है? शिक्षक करता है। तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, अब इसमें आश्रित चर कौन है? शिक्षार्थी या बालक। बालक कौन है यहाँ पर? आश्रित चर है। ठीक है, ये किस पर आश्रित रहता है? शिक्षक पर, क्योंकि ये इसे सीखना होता है। तो ये कैसे सीखेगा, क्या सीखेगा, ठीक है, और कहाँ सीखेगा, ये व्यवस्था करता है शिक्षक, या शिक्षक बताता है कि तुम्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसलिए इसे हम कहते हैं आश्रित चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर। तो ये होता है हमारा पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम। यही वो चीज़ है जो कहने का मतलब है इसमें आता है कि क्या सीखना है, क्या सीखना है। तो सीखना क्या है, पाठ्यक्रम। ये क्या सीखना है, क्या सीखना है, ये हमारा क्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम हमारा आता है मध्यस्थ चर। अब देखो बात करते हैं, ये 3 चर हैं, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है और हस्तक्षेप चर है। ठीक है, अब इन चरों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चरों के कार्य, चरों के कार्य। ठीक है, तो चरों के कार्य, इनके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है निदान, निदान। दूसरा कार्य है उपचार और तीसरा कार्य है मूल्यांकन। तीसरा है मूल्यांकन। देखिए हम बात करते हैं एक एक की। पहले हम बात करते हैं निदान। निदान क्या होता है, बालक की समस्याओं का विश्लेषण करना, यानी कि बालक की समस्याओं का पता लगाना। बालक की क्या समस्या है, क्यों नहीं सीख पा रहा है या सीखने में उसे कहाँ पर कठिनाई आ रही है, इन चीज़ों का पता लगाना हमारा निदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जब हमें निदान का पता लग जाता है, बच्चे की समस्या का पता लग जाता है कि बच्चे को कठिनाई कहाँ पर आती है, तो हम उसका उपचार करते हैं। ठीक है, और उपचार के बाद हमारा तीसरा आता है मूल्यांकन। इसमें क्या करते हैं, हम पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है निदान, समस्या का पता लगाना। दूसरा कार्य है उपचार, समस्या को दूर करना। और तीसरा कार्य है मूल्यांकन, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, इस बात का पता लगाना। तो भाई ये हमारे थे शिक्षण के चर, हमने पढ़ लिया। पहली चीज़ शिक्षण क्या है, ठीक है, शिक्षण क्या है। दूसरा परिभाषाएं, परिभाषाएं, अर्थ और चर। ठीक है, और चर के कार्य, ये इतनी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।